हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। राज्य के माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड के रूप में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषित किया है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद समय पे परीक्षा, लॉकडाउन के बावजूद समय से परिणाम देने के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के मंत्री, माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभाग करने वाले 52,57,000 से अधिक उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, वास्तव में उनकी मेधा और उनके परिश्रम ने आज देश के किसी भी राज्य के सबसे बड़े बोर्ड के टॉपर के रूप में उनका नाम उल्लिखित किया है। और इस दिशा में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में सफलता प्राप्त करने वाले सभी जो हमारे मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को अपनी बधाई देता हूं। उन सभी विद्यालयों को, उन सभी सम्मानित आचार्यों को जिन्होंने योग्य मार्गदर्शन देकर के इन छात्र छात्राओं को इस योग्य बनाया कि वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त करके टॉपर बन सके। और आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में हमारे इन मेधावी छात्रों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का जो प्रयास किया, मैं इसके लिए इनको, इनके माता पिता को, अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को, विद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए संतोष का विषय ये है कि इस बार फिर से बालिकाओं ने स्थान प्राप्त किया है, ज्यादा स्थान प्राप्त किया, ज्यादा सफलता प्राप्त की है। मैं खासतौर पर अपनी उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा संपन्न कराने और फिर कोविड-19 के बावजूद लॉकडाउन आदि की बहुत सारी बंदिशें थीं, उस सब के बावजूद समय से जितने भी परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षा की कॉपियों को चेक कराने और समय से इन सब को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके आज रिजल्ट को भी राज्य बोर्डों में, सबसे बड़े बोर्ड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परिणाम घोषित किया है। मैं इसके लिए उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बार सफलतम होने वाले सभी परीक्षार्थियों को
इंटरमीडिएट बोर्ड या हाई स्कूल बोर्ड के हों, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे निरंतर अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से उत्तर प्रदेश और देश को अपनी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में देंगे। हम जरूर ध्यान रखें कि 1 जुलाई से उन्हें मार्कशीट जरूर मिलेगी, लेकिन हम घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, फेस कवर जरूर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी सरकार आगे की कार्य योजना पर भी कार्य कर रही है कि आगे हमें कैसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना है। भारत सरकार की गाइडलाइन आने और राज्य सरकार में भी इस संबंध में सभी संबंधित जो संस्थाएं हैं, बोर्ड हैं, उन सभी के साथ एक बार विचार विमर्श करने के बाद हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैं इस अवसर पर सफलतम सभी छात्र छात्राओं को हृदय से अपनी बधाई देता हूं। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। आज दिनांक 26 जून को बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी को कागजात और गाड़ी की चाबी देने पहुंचे, जहां BTTA ने 4 सूत्री मांग 18 जून को ही किया था, जिसका निस्तारण 25 जून के पहले होने का आश्वासन मिला था। यह मांग निम्नलिखित है: 1 साल का रोड टैक्स माफ, गाड़ियों का समर्पण अवधि 6 माह का हो, ऑल इंडिया परमिट यथावत जिलेवार हो, लॉकडाउन में सैकड़ों बस मालिकों पर पंजीकृत मुकदमा वापस हो। श्री सिंह ने बताया कि 25 जून को RTO ऑफिस पर भी सभी ट्रांसपोर्टर, बड़ी छोटी गाड़ियों तथा टूरिस्ट बस मालिक उपस्थित रहे। RTO के आश्वासन पर 28 जून तक धरना स्थगित कर 29 को विशाल धरना दिया जाएगा। शशि प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई। टूरिस्ट बस मालिकों ने अपनी गाड़ियों को जहां के तहां खड़ा कर दिया। आज 4 महीने से गाड़ियां वहीं खड़ी हैं। उसके बावजूद सरकार उनसे रोड टैक्स मांग रही है, जबकि आने वाले 6 महीने तक टूरिस्ट आने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों की अहम योगदान होता है। 3 पर्यटक से जुड़े बस, टैक्सी, टेम्पो, ट्रैवलर संचालन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में गाड़ी मालिक बैंक का लोन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स नहीं जमा कर सकता। केंद्र और राज्य सरकार से ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोग मांग करते हैं कि कम से कम 1 साल का रोड टैक्स माफ किया जाए। गाड़ी मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सुनील, महामंत्री प्रकाश जायसवाल, संगठन मंत्री धर्मेश श्रीवास्तव, सूचना मंत्री राकेश श्रीवास्तव, संरक्षक प्रभाकर पांडे, राजेश सिंह विधान, अनुराग सिंह, माया शंकर सिंह, विनोद सिंह, बंटी सिंह, रिंकू सिंह, विकास गुप्ता, मुकेश सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राकेश भैया, आज आप लोग यहाँ आए थे अपनी मांगों को लेकर, क्या आश्वासन मिला आपको? जी, RTO साहब के पास हम लोग गए। RTO साहब 18 की वार्ता हम जब किए तो उन्होंने एक बात कही कि हम इस महीने के 29 तारीख तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से वो बात किए हैं। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 29 तारीख तक सभी प्रपत्र लेकर के आपका समर्पित कर देंगे। जुलाई का टैक्स दे नहीं होगा, इधर 3 महीने का टैक्स हम माफ़ कर देते हैं, जैसा कि हमारा शासन से बात हो चुका है। अभी लिखित आश्वासन ये उन्होंने लिख करके हम लोग लिए हैं, लिखित दिए हैं। इसी पे हम लोग अपना धरना आंदोलन आज समाप्त किए हैं। नहीं तो आज हम लोगों का प्लानिंग था डेरा डालो घेरा करो, तो आज हम लोग वापस जा रहे हैं। इस पे अगर 29 तारीख तक ये निर्णय नहीं देते हैं तो हम लोग 29 तारीख को 10 बजे यहाँ आकर के जबरदस्त आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन तब तक चलेगी जब तक हम लोगों के पक्ष में शासन द्वारा कोई निर्णय
स्पष्ट माफी का नहीं लिया जाएगा, ठीक। क्योंकि हमारी मांग 1 साल की है तो 1 साल का हमें चाहिए। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। परिचय आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है। मैं 108 102 ALS संघ वाराणसी का जिला अध्यक्ष। सुनील जी, ये किस तरीके का धरना आप लोग दे रहे हैं? सर, ये धरना हम लोग दे रहे हैं कंपनी की शोषण नीतियों के खिलाफ। कंपनी जो हमारी जीबीके EMRI है, हम लोगों का लगातार शोषण कर रही है। उससे हम लोग त्रस्त होकर के हम लोग इस धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी के समय हम लोगों ने बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को 10 तारीख तक हर हाल में वेतन दे दिया जाए। लेकिन हमारी कंपनी ना हमें समय से वेतन दे रही है, और जो वेतन भी दे रही है उसमें भी भयंकर कटौती कर रही है। इसलिए हम लोग भयंकर कटौती कर रही है, इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? हमारी समस्याएं ये है कि हम लोगों को जो ड्यूटी कराई जा रही है वो ज़्यादा ड्यूटी कराई जा रही है और भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, ना ओवर टाइम का पैसा दिया जा रहा है। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो कर्मचारी हमारे घर में थे उनको भी किसी प्रकार का ना तो भुगतान किया गया है, और जो उनकी जगह पर जो लड़के यहाँ 24 घंटे ड्यूटी किए हैं लगातार 30 दिन, ना तो उनको किसी भी प्रकार का ओवर टाइम का पैसा दिया गया है। और कुछ कर्मचारी जो हमारे मोदी जी ने कहा था जो जहाँ है वहीं रुका रहे, इसलिए हमारे यहाँ के कुछ कर्मचारी जो घरों में फंस गए थे, जिसमें हमारे जनपद की 2 लड़कियाँ भी शामिल हैं, उनको आज तक ड्यूटी देने से यहाँ के भी संबंधित अधिकारी और जीबीके के भी कर्मचारी मना कर रहे हैं, उनको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। 8 वर्षीय अपहरण हुई एक बच्ची को नहीं बचा पाई पुलिस। 22 घंटे बाद जला हुआ शव बरामद हुआ। पहले ही जताई गई थी अनहोनी होने की आशंका, परिजनों का हाल हुआ बेहाल। पूरा मामला जनपद हमीरपुर की मौदाहा कोतवाली का है, जहां पर कल एक 8 वर्षीय बच्ची रहस्यमय ढंग से सोते हुए अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी पुलिस ने परिजनों ने सूचना भी दी थी। साथ ही परिवार के लोगों ने बच्चे के अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और कोई अनहोनी होने की आशंका भी जताई थी। पुलिस भी इसमें काफी खोजबीन में लगी रही, लेकिन बच्ची को बचा नहीं पाई। आज 22 घंटे बाद बच्ची का जला हुआ शव मौदाहा के एक घर में बरामद हुआ। पुलिस ने जब वहां पर देखा तो एक युवक नग्न अवस्था में पाया गया, जो कि खाट पर सो रहा था और बच्ची जली हुई थी। पुलिस ने दोनों ही घटनाओं को जोड़कर अभी कुछ नहीं कहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो सामान वहां से बरामद हुआ है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ कोई जादू टोने का काम है। पुलिस ने वहां पर नग्न अवस्था में पाए गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स बल के साथ पुलिस अधीक्षक व डॉग स्क्वाड टीम जांच में जुटी है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद यह कृत्य हो गया। घटना थोड़ा बता दीजिए। ये थाना मौदाहा में अभी सूचना मिली थी कुछ देर पहले, 3-4 घंटे पहले लगभग, कि एक घर से कुछ जलता हुआ देखने को मिला है। पड़ोसियों द्वारा ये सूचना दी गई थी। मौके पर यहाँ पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम
पहुंची और अंदर से कुछ जले हुए अवशेष बरामद हुए हैं, जिसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है जो कि और गहनता से जांच कर रही है। अंदर एक युवक जो कि लगभग 30 वर्ष का है, वो नग्न अवस्था में एक खटिए पे लेटा हुआ मिला था और अंदर और कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तांत्रिक क्रिया से संबंधित सामान, जैसे कि कहीं हल्दी रखी हुई है, कहीं कुछ सिंदूर वगैरह रखा हुआ है, वो सब अंदर से बरामद हुआ है। इसमें गहनता से छानबीन की जा रही है, युवक से पूछताछ भी गहनता से की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे। इंटेंशन क्या रही पूरे में? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अंदर से कुछ ऐसा सामान मिला है जो कि तांत्रिक क्रिया के प्रति इशारा कर रहा है। पूछताछ में और विस्तृत पूछताछ अभी लगातार जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आपको सुबह 8 साल की बच्ची थी, उसको उठा के लेके आया, तो कुछ तो उसने बताया होगा किस तरह से उठा के ले आया, वेट करके। देखिए, इन दोनों घटना को कनेक्ट करने के लिए जो एविडेंस है वो अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही इससे संबंधित पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ हम नहीं बोलेगी बात। जल्द आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। हम नहीं बोलेगी बात। जल्द आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। वाराणसी शिवपुर थाना अंतर्गत पिसौर क्षेत्र में बीती रात बिजली कर्मचारी बनकर आए 3 युवक ने पिसौर निवासी प्रेम मिश्रा के बिजली की मेन कनेक्शन को काट दिया। मौके पर प्रेम मिश्रा की पत्नी कलावती द्वारा तीनों लोगों से पूछे जाने पर तीनों ने अपने आप को बिजली कर्मचारी बताया। प्रेम मिश्रा की धर्मपत्नी कलावती देवी को तीनों लोगों की बातों पर संदेह हुआ और वो अपने मोबाइल से तुरंत तीनों की तस्वीर ली। इस संबंध में शिवपुर पिसौर जेई आशीष पांडे से पूछने पर आशीष पांडे ने कहा कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया और न ही किसी को भेजा है। तब मामले को गंभीरता से लेते हुए मकान में रहने वाले केयर टेकर प्रेम मिश्रा ने एक प्रार्थना पत्र शिवपुर थाने में दिया। प्रार्थना पत्र के साथ दिए गए तस्वीर को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। मकान में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में अभी तक बिजली का तार नहीं जोड़ा गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। बिजली से बोले कि हम बिजली विभाग से आके तार काट दिया, हमको जेई साहब भेजे हैं। कौन लोग आए थे? 3 लोग। अच्छा, क्या बोले 3 लोग? बोले कि हम काटने के लिए काट दिए, काट के चला गए। और इस संबंध में आप कंप्लेन किए हैं? कोई थाना पुलिस में कोई दरखास्त दिए हैं? हाँ दिए। अच्छा, तो पुलिस आई थी? हाँ आई थी। आके क्या बोली उन्होंने? बोले कि हम सुबह काना से भेजेंगे। अच्छा, फिर आए? सुबह आए पुलिस? नहीं, सुबह नहीं आए। तो अभी आप लोग क्या बिना लाइन के हैं? हम बिना लाइन के उससे हैं रात भर। हम नहीं बोलेगी बात। जल्द आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। हम नहीं बोलेगी बात। जल्द आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। पूरा परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम विवेक यादव है। मैं कैंट विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। किस तरह रैली निकालने हैं, क्या उद्देश्य है इस रैली का? देखिए, जिस हिसाब से बेतहाशा तरीके से पिछले 18 दिनों में सरकार ने लगभग 8 से 9 रुपए का पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं और 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम से अधिक हो गया है। इसके विरोध में आज समाजवादी कैंट विधानसभा के क्षेत्र में हम लोगों ने ये हेलमेट पहन के साइकिल चला के अपना विरोध जताने का काम किया है। हेलमेट पहनने का एक मकसद नहीं है, कई मकसद है। जब हमारे पास हेलमेट नहीं थे तो सरकार ने कानून लिया कि ज़बरदस्ती सबको हेलमेट पहनाया और हेलमेट पहनने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने महंगे कर दिए कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम गाड़ी चला नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जब सरकार भाजपा की बनी थी, योगी सरकार बनी थी, तो योगी जी ने कहा था कि 6 महीने में पूरी सड़क बना देंगे।
आज सड़क की स्थिति ये हो गई है कि चलना दुश्वार हो गया। अगर साइकिल चलाते समय भगवान न करे कोई दुर्घटना घट जाती है तो अपने बचाव के लिए भी हम लोगों ने ये हेलमेट पहनने का काम किया। तो गाड़ी पे छोड़ दिया आप लोगों ने? जब पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा तो कहाँ से चलाएंगे? 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, कोई कमाई कोई काम धंधा चल नहीं रहा है, किसी को कमाई नहीं है और उसमें से आप पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं। पीछे 18 दिनों में लगभग आपने 8 से 9 रुपए का पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया। अब पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं तो किस पे असर होगा? महंगाई पर होगा, किसानों पर होगा। तो आम जनता क्या करेगी? साइकिल पर ही आएगी, साइकिल का ही सहारा लेगी और कोई तो जरिया हमें नहीं दिखता। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं? आज आप क्या कर रहे हैं? ये हम लोग अपना साइकिल चला के अपना विरोध प्रदर्शन जताने का कोशिश कर रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर अब भी न जागी तो समाजवादी पार्टी सरकार को नींव से हिलाने का काम करेगी। जिस तरह लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ है सफाई गाँव पर, तो क्या कहेंगे आप? भाई इसकी हम निंदा करते हैं। आप सीधा लोकतंत्र का गला घुटने का काम कर रहे हैं। आप तानाशाही रवैये से अपने मन से आप क्या कहते हैं, जनता को 3 महीने लॉकडाउन था तो आपने कहा फीस माफी होगी, बिजली का बिल माफ होगा, कुछ आपने जनता के लिए नहीं किया। अगर समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है तो आप उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। ये सरासर लोकतंत्र का गला घुटने का काम है। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। 2 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल को प्रवीण भाई तगोड़िया ने गठन किया था, जिसको 2 वर्ष पूरे होने पर फतेहपुर जिले के दुर्गा मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हिंदू एकता पर जोर देते हुए हिंदुओं को एक मंच पर लाने के साथ साथ गांव-गांव जाकर लोगों को संगठन में जोड़ने की बात की गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला महामंत्री श्याम मोहन तिवारी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र व प्रदेश की सरकार भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को एक बार एक कर राजनीति करती है, वहीं जाति के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने का काम करती है। साथ ही प्रदेश सरकार कबूर यात्रा को बंद करने की साजिश रच रही है, इसका हमारा संगठन विरोध करता है। साथ कहा कि आज चीन, पाकिस्तान व नेपाल जैसे देश भारत को धमकी देते हैं। यह सब देश के प्रधानमंत्री के कारण, क्योंकि देश में इन्होंने देश के हिंदुओं को जाति में बांटने का काम किया है। बात की जा रही है, कितना साबित कर पाएंगे, वो जोड़ पाएंगे? जी हम अपने हिसाब से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इधर उधर भटक रहे हैं अपने हिंदू भाई लोग, इनको एकजुट करेंगे और इसमें वर्गवादी नहीं फैलाएंगे, सबको एकजुट करेंगे। सभी भाई अपने हैं और जो भी समाज हमसे दूर हो रहा है उनको बाबा रामदेव जो बीजेपी प्रोडक्ट है जी, उन्होंने जो कहा दवा हमने बना दी कोरोना की, जी क्या मानते हैं, उनको सही बोल रहे हैं? अब उनका कहना है तो उनके हिसाब सही हो, लेकिन हमारे हिसाब से अभी सही नहीं है। अगर सही होता तो यहाँ पर सबको ठीक हो गया होता है। यहाँ हम लोग इस तरह ना हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जिलाध्यक्ष हूँ। माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और अन्य संगठन, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय छात्र परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, हिंदू हेल्पलाइन, ऐसे तमाम तरह के कार्य संगठन के माध्यम से पिछले 2 वर्ष में निरंतर किए जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में सरकार संपूर्ण राष्ट्र ने एक मत से पूर्ण बहुमत देकर इस उद्देश्य से बनाई थी ताकि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बन के उभर सके। और जबकि वर्तमान परिस्थितियों में देखा जा रहा है तो छोटे छोटे देश, बगल का पड़ोसी देश नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस प्रकार के देश भी भारत में टिप्पणी करने में किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करते। तो कथनी और करनी में भेद को देखते हुए माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया ने राष्ट्र को एक सक्षम संगठन देने के लिए, राष्ट्र में हिंदू समृद्धि, हिंदू संस्कृति और हिंदू सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के संगठन का निर्माण किया ताकि यदि कोई हिंदूवादी संगठन राम को प्रोडक्ट समझ और हिंदुत्व को अपनी दुकान का मसाला समझकर अपनी सत्ता हासिल करता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक हिंदू, ऐसा मजबूत हिंदू संगठन होना चाहिए, ऐसा
सामाजिक संगठन हो जा चाहिए जो कम से कम उन्हें हमारी बातों पे नियंत्रित किया जा सके, उनसे वो कराया जा सके जो हम कराना चाहते हैं। वर्तमान सरकार, जबकि मैं किसी सरकार का विरोध करने के पक्ष में नहीं हूँ, किंतु समाज को देखते हुए, उनके विषय को देखते हुए आज शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, व्यापार नीति में, विदेश नीति में, यहाँ तक जितने भी सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक मुद्दे हैं, सब में विफल साबित होती है। और इस प्रकार के सरकार प्रोपेगेंडा करके, किसी प्रकार के झूठ का विस्तार करके, फैला के समाज को भ्रमित ना कर सके, हिंदुओं का दोहन न कर सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज से 2 वर्ष पूर्व संगठन का निर्माण हुआ था। और इस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या कहो केंद्र सरकार हिंदुओं के युगों से चली आ रही कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का जो कुत्सित प्रयास कर रही है, इसका अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और सरकारों से यह मांग करता है कि सत्ताएं आती हैं जाती हैं, परंपराएं कभी किसी भी धर्म की विघटित या विनष्ट नहीं करनी चाहिए। अतः कुछ सुरक्षा उपकरणों के साथ यह कांवड़ यात्रा अबाध रूप से निरंतर चलती रहे ताकि शिव भक्तों में आक्रोश न हो। संगठन काफ़ी है हिंदुओं के, कैसे उनको एकजुट करेंगे, कैसे लोगों को मनाएंगे कि हिंदू धर्म को माने और हिंदुओं के काम करें? समाज में तमाम तरह के हिंदूवादी संगठन कार्य करते हैं, किंतु प्रत्येक हिंदूवादी संगठन किसी न किसी राजनीतिक संगठन का आज जो कि दिख रहा है वर्तमान में, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित हो चुका है कि किसी न किसी राजनीतिक संगठन के लिए ही प्रत्येक हिंदूवादी संगठन कार्य करता है। और इस समय वर्तमान में हमारा जो संगठन है विशुद्ध हिंदूवादी संगठन है, जिसे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जो कार्यकर्ता है आपकी, क्या गाँव लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे? हमारा संगठन पिछले 2 वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर 122 देशों में लगभग निर्मित हो चुका है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक ग्राम समिति पे हम लोग ग्राम समिति का निर्माण कर रहे हैं। लगभग हम प्रत्येक 6 विधानसभाओं में, सभी में कुछ बहुत मात्रा में हम लोग पहुँचे और घर घर जाके हिंदू अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुत्व का मेन बिंदु जो होता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। नफरत की राजनीति, विद्वेष की राजनीति समाज से खत्म होनी चाहिए। यह संकल्प लेके फतेहपुर की धरती में मैं श्याम मोहन तिवारी, जिला महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, यह संकल्प लेता हूँ कि मेरे जनपद में कोई भी संगठन, चाहे हिंदूवादी हो, मुस्लिमवादी हो, किसी भी संगठन का वह मनुष्य नहीं घोल सकता, ना मैं उसको घुलने दूंगा। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऋण वितरण व रोजगार के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्तालाप की गई। इस मौके पर ब्लॉक मुस्करा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ के विचारों को सुना गया। इस अवसर पर मुस्करा ब्लॉक के प्रमुख खंड विकास अधिकारी गजेंद्र सिंह, तकनीकी सहायक अधिकारी अरुण कुमार शुक्ला व जनपद से आए नोडल अधिकारी सहित सभी ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे। बैठक के बाद विकास खंड अधिकारी ने कहा कि सभी ग्राम प्रधानों को व सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को गांव में मनरेगा व अन्य योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारी तादाद में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री रोजगार के अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमारे विकास खंड के अंतर्गत लगभग 10,000 लोगों को एक दिन में रोजगार दिया गया है, जिसमें मनरेगा योजना के तहत लगभग 9,000 लोगों को स्वयं सहायता समूह और पंचायती राज विभाग व अन्य योजनाओं के माध्यम से 1,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे।
सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। हम नहीं बोलेगी बात। जल्द आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। हम नहीं बोलेगी बात। जल्द आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं